हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने 11th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। ओके गाइस, फिजिक्स की सेकेंड यूनिट है 11th क्लास की काइनेमेटिक्स। तो हम आज काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। ओके, उससे पहले हमें जानना है कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए गाइस, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। ओके गाइस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकंड काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट को स्टडी करते हैं। ओके, और काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन का कारण क्या है हमें ये स्टडी नहीं करना। सिर्फ क्या स्टडी करना है? हमें सिर्फ स्टडी करना है मोशन को, मोशन के अंदर आने वाली वेरिएबल्स टर्म को, ना कि हम मोशन का कारण जाने। ओके गाइस, और डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स के अंदर भी हम क्या करेंगे? डायनामिक्स के अंदर भी हम मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में तो हम मोशन का कॉज स्टडी नहीं करते, और डायनामिक्स में हम मोशन का कॉज भी स्टडी करेंगे कि मोशन क्यों आ रहा है, किस फोर्स के कारण आ रहा है। ठीक है गाइस, तो हमने अब शुरू करना है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बनता है गाइस। फर्स्ट है काइने प्लस सेकेंड इज मैटिक्स। काइने का मतलब होता है मोशन, और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। हमने जान लिया है कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। ओके गाइस, अब काइने का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मतलब हम मोशन की मैथ्स को स्टडी करेंगे। ओके गाइस, मतलब मोशन के अंदर जो वेरिएबल टर्म होती है, वेरिएबल टर्म मींस वो टर्म जो कि मोशन के दौरान बदलती हो। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल टर्म क्या होती है मोशन के अंदर? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके गाइस, हमें क्या करना है? काइनेमेटिक्स के अंदर हमें करना है मोशन के मैथ्स को स्टडी करना है। मतलब मोशन के अंदर जो जो भी कैलकुलेशंस होती है हमें उन्हें स्टडी करना है। मोशन के अंदर जो वेरिएबल टर्म्स आती है हमें उन्हें स्टडी करना है। और मोशन के अंदर कौन सी चीजें ऐसी होती है जो मोशन के दौरान पोजीशन के साथ या फिर टाइम के साथ चेंज होती है, वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमें यही स्टडी करना है। ओके गाइस, और इन सब के बीच में हमें ग्राफ भी स्टडी करना है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं वेरिएबल टर्म मोशन के अंदर आने वाली। लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि रेस्ट और मोशन असल में होता क्या है। हम सबको पता है कि रेस्ट होता क्या है। क्या है? रेस्ट है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है मेरे हाथ में। मैंने पूछा आपसे कि ये रेस्ट में है या ये मोशन में है, तो आपने बोला कि ये रेस्ट में है। मैंने बोला कि सही है कि चलो रेस्ट में। अब मैं इस मार्कर को अपने साथ लेकर ऐसे मूव करने लगा। मैं इस मार्कर को अपने साथ लेकर ऐसे मूव करने लगा। मैंने आपसे पूछा कि ये मार्कर रेस्ट पर है या फिर मोशन में है। आपने बोला कि मोशन में है ये मार्कर। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हाँ, ये मार्कर जो मेरे साथ राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है ये मोशन में है। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। मार्कर किस में है? आपकी रिस्पेक्ट में मोशन में है। ओके गाइस, लेकिन अगर मैं मार्कर को अपनी रिस्पेक्ट में देखता हूं
तो मार्कर किस पोजीशन पर है? रेस्ट पर है, मार्कर मूव नहीं कर रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ मार्कर की पोजीशन मेरी रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट में है मेरी रिस्पेक्ट में, और आपकी रिस्पेक्ट में मार्कर किस में है? ये मार्कर मोशन में है। दोबारा सुनिए गाइस, ये मार्कर मेरी रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है और आपकी रिस्पेक्ट में मोशन में है। मोशन होता क्या है? पता है कि टाइम के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो तो उसे हम मोशन बोलते हैं। ओके, अब समझ क्या आता है इससे कि एक ही मार्कर एक ही टाइम पर आपकी रिस्पेक्ट में मोशन में है और मेरी रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। मतलब सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है एट द सेम टाइम। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे से रिलेट करते हैं, डिपेंड करता है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल ट्रेन में बैठा हुआ एक बंदा और एक स्टेशन पर है, ट्रेन चल रही स्टेशन से, तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो बंदा है वो स्टेशन वाले बंदे की रिस्पेक्ट में मोशन में आ चुका, लेकिन एक और बंदा ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है, तो वो दोनों आपस में रेस्ट पर है, लेकिन जो स्टेशन पर खड़ा हुआ बंदा है उसकी रिस्पेक्ट में वो मोशन पर है। तो एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर क्या हो सकता है? रेस्ट पर भी हो सकता है और मोशन पर भी हो सकता है। रेस्ट और मोशन रिलेटेड टर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी हो सकता है किसी की रिस्पेक्ट में, और कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे की रिस्पेक्ट में उसी सेम टाइम पे मोशन में हो सकता है। ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि रेस्ट और मोशन दोनों की दोनों रिलेटेड टर्म है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए था कि मैकेनिक्स होती है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। हम मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स की वो ब्रांच है मैकेनिक्स जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन स्टैटिक्स की हमने डेफिनेशन बताई कि हम इसमें ऑब्जेक्ट के रेस्ट को स्टडी करते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए था कि मैकेनिक्स तो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन स्टैटिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट है और उसमें हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजिशन को स्टडी कर रहे हैं। तो इसका आंसर है गाइस, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके गाइस, तो गाइस आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी, इन सब को स्टडी करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं और इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। उसके बाद इन पे पॉसिबल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ओके गाइस, नोट इट प्लीज। आई होप गाइस कि काइनेमेटिक्स का जो इंट्रो पार्ट अब तक हमने कवर किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स के अंदर जो वेरिएबल टर्म आती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से गाइस। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है और उनकी डेफिनेशन क्या है, ये सब अभी हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको बेसिक आइडिया 9th क्लास में मिल चुका होगा। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। मुझे ए से बी तक जाना है गाइस। मैं कहां पर हूं? अभी ए पॉइंट पर हूं और मुझे बी पर जाना है, तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। मैं ए से भी जा सकता हूं, मैं ए से भी जा सकता हूं। इसे फर्स्ट पाथ नाम दे देते हैं और इसे सेकंड पाथ, और ये थर्ड पाथ। ए से बी तक मैं 3 रास्तों से गया। ओके गाइस, पहले वाले को नाम दिया मैंने फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ। ओके, और भी बहुत सारे रास्ते में ए से बी तक जाने के लिए कवर कर सकता हूं। ओके, तो अब मुझे समझना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए गाइस, फर्स्ट पाथ भी मैंने कवर किया ए से बी तक पहुंचने के लिए और सेकंड पाथ भी कवर किया, लेकिन इनकी लेंथ बहुत ज्यादा थी। ओके गाइस, अगर मैं एक पाथ और यहां पे बना देता हूं तो इसकी लेंथ और ज्यादा हो जाएगी। मैं एक पाथ और यहां पे बना देता हूं, इसकी भी लेंथ ज्यादा होगी विद कंपेयर टू थर्ड पाथ। ओके गाइस, तो ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? थर्ड पाथ, ये वाला। और किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो सबसे छोटी लेंथ वाला रास्ता होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
गाइस समझ आ रहा है क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उससे और ज्यादा छोटा रास्ता पॉसिबल ना हो, उस सबसे छोटे रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बाय द बॉडी। देखिए ए से बी तक जाने के लिए मैंने पहले फर्स्ट वाला पाथ ये वाला कवर किया, उसके बाद मैं इस रास्ते से जाता हूं और फिर इस रास्ते से जाता हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल में मैंने जो भी लेंथ कवर की उसकी कोई भी डायरेक्शन हो, कितनी भी लेंथ हो, वो शॉर्टेस्ट पाथ हो या फिर लार्जेस्ट पाथ हो, इट डजंट मैटर। जितना भी मैं चला हूं, जितनी भी मैंने लेंथ कवर की, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, ए से बी तक डिस्टेंस की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रास्ते से जब मैं गया तो मैंने 15 मीटर की डिस्टेंस कवर की, सेकंड रास्ते से जब मैं गया तो मैंने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की, और एक और रास्ते से फोर्थ रास्ते से जब मैं गया तो मैंने 25 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ये सब क्या है? अलग अलग वैल्यूज वाली डिस्टेंस मिल रही है मुझे ए और बी के बीच में, लेकिन ए और बी के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये मिल रही है थर्ड पॉइंट। जब मैं थर्ड रास्ते से जा रहा हूं, थर्ड पाथ से जा रहा हूं मैं ए से बी तक, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मुझे कंडीशन में मिल रही है। कौन से रास्ते से? जब मैं थर्ड रास्ते से जा रहा हूं। सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ है 10 मीटर, तो अगर ए और बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में किसी भी रास्ते से जाऊं, मुझे मिनिमम 10 मीटर की लेंथ कवर करनी ही पड़ेगी। और जो वो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो वो सबसे छोटी लेंथ है जो ए और बी के बीच मुझे कवर करनी पड़ रही है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और कोई भी लेंथ जो ए और बी के बीच कवर करनी पड़े, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। गाइस डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की डिस्टेंस ही होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिस्टेंस कह सकते हैं। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल मैं ए से बी तक गया, ओके गाइस, मैं ए से बी तक गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा कि 10 मीटर में ए से बी तक, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया ए टू बी। ओके गाइस, तो इसके पास वैल्यू भी है, कितनी है? 10 मीटर, और डायरेक्शन भी है क्या? ए टू बी। लिखा है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट की। और जो डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली वैल्यू होती है इसकी, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए यहाँ पे, पहले मैं इस डायरेक्शन से गया तो भी मुझे डिस्टेंस मिला, फिर मैं इस डायरेक्शन से गया तो भी मुझे डिस्टेंस मिला, मैं इस डायरेक्शन से गया तो भी मुझे डिस्टेंस मिला। ओके गाइस, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना, अलग अलग डायरेक्शन से जा रहा हूं मैं, अलग अलग रास्तों से जा रहा हूं, तब भी मुझे एक डिस्टेंस की कोई एक वैल्यू मिल रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जब मैं थर्ड रास्ते से गया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में चलने पर ही मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट मिल सकती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है गाइस कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब तक हमने वेक्टर को अच्छे से स्टडी नहीं करा, अभी आगे की क्लासेस में वेक्टर एक चैप्टर पूरा हमारे पास आ रहा है, लेकिन अभी तक हमें इतना तो पता ही है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, और जिसके पास डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है उसकी वैल्यू, और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके गाइस, डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल ए से बी तक मैं इस रास्ते से गया, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और वापस ए पर ही आ गया, ए ही पॉइंट पे आ गया मैं ए पॉइंट से चला बी तक गया, 10 मीटर की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर की मैंने, सॉरी, और फिर 10 मीटर की और डिस्प्लेसमेंट कवर करके वापस ए पर आ गया। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मैं इनिशियली कहां से चला था? मैं ए पॉइंट से चला था, और फाइनली मैं वापस ए पॉइंट पर ही आ गया,
20 मीटर की लेंथ कवर करके 10 जाने में लगाई मैंने और 10 आने में, लेकिन फाइनल पोजीशन मेरी क्या है ए, और इनिशियल पोजीशन भी क्या है ए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप है, कितना लेंथ है, 0 मीटर। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। और जब मैं ए से बी तक गया तो मैंने 10 मीटर का लेंथ कवर की, उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, पॉजिटिव। और मैं ए से बी तक गया, मैंने 10 मीटर कवर की, फिर वापस आया तो मेरी 10 से कम होती होती डिग्रीज होती वापस 0 पर हो गई। अब अगर मैं ए पॉइंट से लेफ्ट साइड मूव करता हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। मतलब ओरिजिन से मैं अगर राइट साइड में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली मेरी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब गाइस देखिए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर एक बॉडी, अगर यहां से किसी बॉडी ने एक बार चलना शुरू कर दिया तो चाहे वह इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए या फिर किसी भी रास्ते से जाए, जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसने कुछ लेंथ कवर की, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें हमेशा मिलेगी। एक बार जब एक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से चल देगी, उसके बाद डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल ए से बी तक गई कोई बॉडी 10 मीटर की लेंथ कवर की, फिर वापस ए पर ही आ गई, तो डिस्टेंस अब उसकी 20 मीटर होगी, ना कि 0 मीटर। 0 मीटर उसकी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस की डेफिनेशन है टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ कवर किया, पहले 10 मीटर इधर जाने में, फिर 10 मीटर वापस आने में। तो ए से बी पर गया, बी से वापस ए पर आ चुका। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिस्टेंस है 20 मीटर। ओके गाइस, समझ आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हैज अ यूनिक वैल्यू। जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी यूनिक वैल्यू होती है। बहुत अच्छे से ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक बार और नजर डालते हैं गाइस इस पॉइंट पर। देखिए, हमने ए और बी की शॉर्टेस्ट लेंथ सपोज की थी 10 मीटर, तो ए और बी के बीच हमेशा डिस्प्लेसमेंट की मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, दैट इज 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर सबसे छोटा रास्ता है इसका। 10 मीटर से छोटा इन दोनों पॉइंट के बीच कोई और रास्ता पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ मुझे डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज 10 मीटर। ओके गाइस, और डिस्टेंस इट कैन हैव मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बहुत ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो मुझे डिस्टेंस 10 मीटर मिल रहा है, मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो मुझे 15 मीटर मिल रहा है, इस रास्ते से जा रहा हूं तो मुझे 30 मीटर मिल रहा है, किसी और रास्ते से जा रहा हूं तो और ज्यादा मिलेगा। मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू हो सकती है। ओके गाइस, 10 मीटर भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 30 एंड 100 एक्सेट्रा। लेकिन दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की हमेशा एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। ओके, वो क्या होगी, वो वैल्यू वो होगी जो उन दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। गाइस, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इट डज नॉट टेल द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। क्या समझ आता है इस पॉइंट से? इस पॉइंट से हमें समझ आता है कि दो पॉइंट के बीच, ठीक है, दो पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट हमें कभी भी ये नहीं बताएगी कि पाथ हमने कैसा फॉलो किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, दो पॉइंट को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ही होगी हमेशा। तो हमें ये कैसे बता देगी टाइप ऑफ पाथ कौन सा हमने फॉलो किया है। ओके गाइस, ये हमेशा क्या होगी, ये तो हमेशा एक यूनिक डायरेक्शन में चलेगी, यूनिक डायरेक्शन में चलेगी। तो हमें टाइप ऑफ पाथ नहीं बता सकती कि कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है या फिर सर्कुलर मोशन है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकती। लेकिन हमें डिस्टेंस इस बात का आइडिया दे सकती है। किस बात का आइडिया? कि किस टाइप का मोशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए से बी तक इस रास्ते से गया 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करके, तो मुझे पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। और अगर मैं ए से बी तक इस रास्ते से गया तो मुझे पता चल गया कि सर्कुलर मोशन करके मैं गया हूं, 2D मोशन में मैं गया हूं। तो डिस्टेंस हमें टाइप ऑफ मोशन भी बता सकती है, मतलब हमने कौन सा रास्ता फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग हम मोशन बता सकते हैं कि हमारा मोशन सर्कुलर मोशन हुआ है ए से बी तक जाने में या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है। ओके गाइस, तो ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी समझ आती है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस भी आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक आखिरी चीज देखते हैं कि इस लेक्चर की आखिरी चीज देखते हैं
रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या होगा, अब हमें ये देखना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा बड़ी होगी ए पार्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होगी, या फिर सी पार्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी और इक्वल होगी, डी पार्ट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस होगा। गाइस सोचिए, आई होप कि आप इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हो और आप इसका आंसर एग्जैक्टली राइट सोच चुके होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से बड़ा होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अगर मैं इस रास्ते से गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर और डिस्टेंस, सॉरी, अगर मैं इस रास्ते से गया तो मेरा डिस्टेंस 50 मीटर और डिस्प्लेसमेंट मेरा 10 मीटर ही रहेगा। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो गया। सेकंड पॉइंट सही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सी पार्ट। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, नेवर। डिस्प्लेसमेंट तो कभी डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। डी पार्ट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यस, डी पॉइंट इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट या तो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं ए से बी तक गया तो मेरा डिस्टेंस भी 10 मीटर, इस रास्ते से गया मैं तो मेरा डिस्टेंस भी 10 मीटर और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इक्वल हो गए। और ए से बी तक गया मैं 10 मीटर थर्ड रास्ते को कवर करके। ओके गाइस, 10 मीटर का लेंथ कवर की मैंने, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। और मैं एक बार यहां से गया तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस 15 मीटर। इस केस में डिस्टेंस ज्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि या तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन होगा या फिर इक्वल टू डिस्टेंस होगा। तो गाइस इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, टाइप ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।